कहानी की शुरुआत में हम एक प्रिंस को देखते हैं जो एक जादुई पेड़ की तलाश में अमेजन जंगल के एक रहस्यमयी हिस्से में पहुंचता है जहां श्रापित योद्धाओं को कैद करके रखा गया था। प्रिंस जैसे ही नदी के पानी की 2 बूंद उन पत्थरों की मूर्तियों पर डालता है, उनके भीतर दबी हुई जिंदगी फिर से जाग उठती है। अब यहाँ पर प्रिंस इन श्रापित योद्धाओं से समझौता करता है कि वह उन्हें आजादी दिलाएगा और बदले में ये सभी उसे जादुई पेड़ तक पहुँचाएंगे। सौदा होते ही सभी श्रापित योद्धा अपनी कैद से बाहर आ जाते हैं, लेकिन सदियों पुराने श्राप ने उन्हें पूरी तरह बदल दिया था। कोई सांपों से घिरा हुआ था, किसी के शरीर में मधुमक्खियों का पूरा झुंड बस चुका था, तो कोई जंगल की जड़ों और पेड़ों का हिस्सा बन गया था। वे सभी दिखने में ज्यादा खतरनाक और भयावह नजर आते थे। दरअसल इस रहस्यमयी वृक्ष का जिक्र अमेज़न की प्राचीन कथाओं में मिलता है, जो घने जंगलों की गहराइयों में छिपा हुआ था। लोग उसे टीयर्स ऑफ द मून के नाम से जानते थे। माना जाता था कि उसके फूल की एक अकेली पंखुड़ी में इतनी अद्भुत शक्ति थी कि वह किसी भी बीमारी को पल भर में मिटा सकती थी और सबसे भयानक श्राप को भी समाप्त कर सकती थी। इसी चमत्कारी शक्ति की तलाश में एक महत्वाकांक्षी स्पेनिश योद्धा भी था जिसका नाम एग्विरे था। उसके मन में उस जादुई शक्ति को पाने की ऐसी लालसा थी कि वह किसी भी हद तक जाने को तैयार था। जब एग्विरे अपने साथियों के साथ अमेज़न पहुंचा, तब जंगल के संरक्षकों ने उनकी सहायता की और उनकी जान भी बचाई। लेकिन एग्विरे की नजर एक विशेष एरोहेड पर टिक चुकी थी, जिसे उस दिव्य वृक्ष तक पहुंचने का एकमात्र रास्ता माना जाता था। जब संरक्षकों ने वह एरोहेड देने से साफ इनकार कर दिया, तो लालच में अंधे एग्विरे ने उन पर हमला कर दिया। यही फैसला उसके जीवन की सबसे बड़ी भूल बन गया। क्रोधित संरक्षकों ने एग्विरे और उसके साथियों को एक भयंकर श्राप दे दिया, जिसके कारण वे हमेशा के लिए अमेज़न नदी के क्षेत्र में कैद होकर रह गए। सालों बाद यह कहानी लंदन की गलियों तक पहुंचती है। यहाँ बिल नाम का एक युवा वैज्ञानिकों की एक प्रतिष्ठित सोसाइटी के सामने उसी रहस्यमयी पेड़ की दास्तान सुना रहा था। उसका विश्वास था कि अगर वह खास एरोहेड मिल जाए तो टीयर्स ऑफ द मून तक पहुंचने का रास्ता खोजा जा सकता है। लेकिन इस पूरे अभियान की असली सूत्रधार उसकी बहन लिली थी। उसे जल्द ही समझ आ गया कि केवल बातों और बहसों से कुछ हासिल नहीं होने वाला। इसीलिए उसने खुद एरोहेड चुराने का फैसला कर लिया। वह जानती थी कि नियमों और मंजूरी का इंतजार करने का मतलब था अपने मिशन को अधूरा छोड़ देना। जैसे ही बिल ने सबका ध्यान अपनी ओर खींचा, लिली चुपचाप सोसाइटी के अंदरूनी हिस्से की तरफ बढ़ गई। उसके हाथ में एक नक्शा था और उसकी नजर सिर्फ एक चीज पर टिकी थी, वह रहस्यमयी एरोहेड जो अमेज़न के सबसे बड़े रहस्य तक पहुंचने की चाबी था। रास्ते में उसकी मुलाकात प्रिंस जोआकिम से हुई, लेकिन उसने बड़ी चतुराई से बात संभाल ली और उसे जरा भी शक नहीं होने दिया। मौका मिलते ही वह सीधे उस कमरे तक पहुंच गई जहां कई अनमोल कलाकृतियां सुरक्षित रखी गई थीं। अंदर पहुंचकर उसने अपने कपड़े बदल लिए ताकि कोई उसे पहचान न सके। काफी खोजबीन के बाद आखिरकार उसे वह बॉक्स मिल गया जिसके भीतर एरोहेड रखा हुआ था। उसी समय प्रिंस जोआकिम अपने लोगों के साथ वहां पहुंच गया। दरअसल वह भी उसी एरोहेड की तलाश में था। जैसे ही बॉक्स खोला गया, वहां मौजूद सभी लोग हैरान रह गए क्योंकि एरोहेड पहले ही गायब हो चुका था। तभी सबकी नजर भागती हुई लिली पर पड़ी और पूरे भवन में उसका पीछा शुरू हो गया। कुछ समय तक वह सबको चकमा देने में सफल रही, लेकिन आखिरकार उसका सामना खुद प्रिंस जोआकिम से हो गया। खुद को बचाने के लिए लिली लाइब्रेरी की एक ऊंची खिड़की से बाहर निकल जाती है और बड़ी मुश्किल से एक सीढ़ी पकड़कर नीचे गिरने से बचती है। उसे रोकने के लिए प्रिंस एक सौदा करने की कोशिश करता है, लेकिन लिली पहले से ही उसकी चाल समझ चुकी थी। वह उसे एक नकली बॉक्स थमा देती है और अपने भाई बिल के साथ वहां से निकल जाती है। जब प्रिंस उस बॉक्स को खोलता है तो उसके होश उड़ जाते हैं। जिस एरोहेड को पाने के लिए वह इतनी देर से कोशिश कर रहा था, वह अब भी लिली के पास ही था। दूसरी ओर लिली और बिल अमेज़न की यात्रा की तैयारी में जुट जाते हैं। उन्हें पूरा विश्वास था कि अगर टीयर्स ऑफ द मून सचमुच मौजूद है तो उसकी शक्ति दुनिया की कई खतरनाक बीमारियों का इलाज बन सकती है। इसके बाद कहानी हमें अमेज़न के घने और खतरनाक जंगलों में ले जाती है। यहाँ एक पुरानी स्टीम बोट पर कुछ टूरिस्ट सफर का आनंद लेते दिखाई देते हैं। पहली नजर में यह एक साधारण रोमांचक यात्रा लगती है, लेकिन इस पूरे खेल के पीछे एक आदमी था, फ्रैंक। फ्रैंक ऐसा शख्स था जो अपनी चतुराई और मजेदार बातों से लोगों को यकीन दिला देता था कि वे किसी बेहद खतरनाक एडवेंचर का हिस्सा हैं। वह हर छोटी बात को बढ़ा चढ़ाकर पेश करता था। कभी जंगल के खतरनाक जानवरों का डर दिखाता तो कभी ऐसी रहस्यमयी कहानियां सुनाता कि टूरिस्ट सचमुच घबरा जाएं। इतना ही नहीं, उसने कुछ स्थानीय लोगों को भी अपने इस तमाशे का हिस्सा बना रखा था। नतीजा यह था कि लोग डरते भी थे और उसी रोमांच के लिए खुशी खुशी पैसे भी खर्च करते थे। यही फ्रैंक का सबसे बड़ा कारोबार था। उधर लिली और बिल भी अमेज़न पहुंच चुके थे। अब उन्हें ऐसे कप्तान की तलाश थी जो उन्हें जंगल की गहराइयों तक ले जा सके। इसी दौरान लिली की नजर रॉय नाम के एक आदमी पर पड़ी, जिसे वहां मौजूद कई नावों का मालिक माना जाता था। लेकिन तभी रॉय का
सामना फ्रैंक से हो गया। दरअसल फ्रैंक पर उसका काफी पैसा बकाया था और अब रॉय अपना कर्ज वापस लेने आया था। जब फ्रैंक पैसे नहीं चुका पाया तो रॉय ने उसकी बोट का इंजन निकालकर अपने कब्जे में ले लिया। उसने साफ कह दिया कि जब तक पूरा हिसाब नहीं चुकाया जाएगा इंजन वापस नहीं मिलेगा। फ्रैंक के लिए यह किसी बड़े झटके से कम नहीं था, क्योंकि बोट के बिना उसका पूरा कारोबार रुक जाता। लेकिन फ्रैंक आसानी से हार मानने वाला नहीं था। उसने चुपचाप रॉय के ऑफिस में घुसकर इंजन की चाबी चुराने की योजना बना ली। उसी समय लिली भी रॉय की तलाश करते हुए वहां पहुंच जाती है, लेकिन वहां उसे असली रॉय नहीं बल्कि फ्रैंक मिलता है। अपनी पुरानी आदत के अनुसार फ्रैंक तुरंत झूठ बोल देता है और खुद को ही रॉय बताने लगता है। लिली बिना समय गंवाए अपना नक्शा उसके सामने रख देती है और उसे उस जगह के बारे में बताने लगती है जहां वह पहुंचना चाहती थी। जैसे जैसे फ्रैंक की नजर नक्शे पर पड़ती गई उसकी उत्सुकता बढ़ती चली गई, क्योंकि यह कोई साधारण सफर नहीं था। यह रास्ता अमेज़न के उन रहस्यमयी इलाकों की ओर जाता था जहां जाने की हिम्मत बहुत कम लोग कर पाते थे। जब फ्रैंक ने पूछा कि उसके पास इतना पुराना नक्शा आखिर आया कहां से, तो लिली ने बताया कि यह उसके पिता की आखिरी निशानी है। बचपन से ही उसके पिता उसे टीयर्स ऑफ द मून की कहानियां सुनाते आए थे। लेकिन फ्रैंक को यह सब एक कल्पना से ज्यादा कुछ नहीं लगा। वह हंसते हुए बोला कि सालों से न जाने कितने लोग उस पेड़ की तलाश में निकले हैं, लेकिन आज तक किसी के हाथ कुछ नहीं लगा। इसी बातचीत के दौरान लिली की नजर उस बॉक्स पर पड़ी जिसे फ्रैंक बड़ी चुपके से खोलने की कोशिश कर रहा था। अब लिली को समझते देर नहीं लगी कि फ्रैंक भी कोई सीधा साधा इंसान नहीं है। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि जिस बॉक्स को खोलने में फ्रैंक काफी देर से लगा हुआ था, उसे लिली ने कुछ ही सेकंड में खोल दिया। उसकी तेज समझ और होशियारी देखकर फ्रैंक भी काफी प्रभावित हो गया। कुछ समय बाद दोनों एक रेस्टोरेंट पहुंचे जहां सफर के खर्च को लेकर उनके बीच बहस शुरू हो गई। तभी वहां असली रॉय और बिल भी आ पहुंचे। सच सामने आते ही लिली को पता चल गया कि फ्रैंक शुरू से ही उसे धोखा दे रहा था। गुस्से में वो वहां से निकलने लगी, लेकिन तभी फ्रैंक की नजर उसके गले में पहने हुए एरोहेड पर पड़ी। उसे देखते ही उसके चेहरे के भाव बदल गए, मानो उसने कोई ऐसी चीज देख ली हो जिसकी उसे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। अचानक रेस्टोरेंट में हड़कंप मच गया। एक खतरनाक जैगुआर अंदर घुस आया। जहां बाकी लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे, वहीं फ्रैंक बिना डरे उसके सामने खड़ा हो गया। आखिरकार उसने अपनी चतुराई से उस जानवर को काबू में कर लिया। यह सब देखकर लिली की सोच बदलने लगी। पहली बार उसे महसूस हुआ कि शायद यही इंसान उसे अमेज़न के सबसे खतरनाक रास्तों से सुरक्षित निकाल सकता है। इसी भरोसे के साथ उसने फ्रैंक को अपने मिशन का गाइड बनाने का फैसला कर लिया। लेकिन जैसे ही फ्रैंक उन्हें लेने के लिए डॉक पर पहुंचा, प्रिंस जुआकिम के लिए काम करने वाले कुछ लोगों ने लिली का अपहरण कर लिया। उनका मकसद सिर्फ एक था, किसी भी तरह एरोहेड को हासिल करना। लेकिन लिली इतनी आसानी से हार मानने वाली नहीं थी। चालाकी से वह धीरे धीरे उनके चंगुल से बाहर निकलने लगी। आखिरकार एक लंबी और रोमांचक भाग दौड़ के बाद लिली किसी तरह वापस डॉक तक पहुंचने में कामयाब हो गई, जहां फ्रैंक और बिल पहले से उसका इंतजार कर रहे थे। तीनों ने बिना समय गंवाए अपनी बोट संभाली और वहां से तुरंत निकल पड़े। दूसरी तरफ जैसे ही प्रिंस जुआकिम को पता चला कि लिली एक बार फिर उसके हाथ से निकल गई है, उसका गुस्सा भड़क उठा। अब उसने ऐसा फैसला लिया जिसने उसके साथियों तक को चौंका दिया। उसने अपनी गुप्त सबमरीन को बाहर लाने का आदेश दे दिया। जुआकिम का मानना था कि टीयर्स ऑफ द मून की शक्ति जर्मनी के लिए युद्ध का पूरा रुख बदल सकती है। यही वजह थी कि वह किसी भी हालत में इस दौड़ को हारना नहीं चाहता था। कुछ ही देर बाद उसकी सबमरीन ने फ्रैंक की बोट का पीछा करना शुरू कर दिया। शुरुआत में उन पर गोलियों की बौछार की गई, लेकिन जब उससे कोई नतीजा नहीं निकला तो सीधा टॉर्पेडो दाग दिया गया। हालांकि फ्रैंक ने अपनी बेहतरीन काबिलियत का प्रदर्शन करते हुए आखिरी पल में बोट को मोड़ दिया। टॉर्पेडो उनकी बोट के बेहद करीब से गुजरा और अपना निशाना चूक गया। लेकिन इस बार किस्मत भी उनके साथ थी। हमला करने की जल्दबाजी में सबमरीन खुद एक विशाल रस्सी में उलझ गई और नियंत्रण खो बैठी। देखते ही देखते वह घिसटती हुई सीधे डॉक की ओर बढ़ने लगी। अगले ही पल एक जबरदस्त टक्कर हुई और आसपास खड़ी कई नावें पल भर में तबाह हो गईं। इस पूरी अफरा तफरी का फायदा उठाकर फ्रैंक, लिली और बिल आखिरकार अमेज़न के अंदरूनी इलाकों की ओर निकल पड़े। गर्मी और लगातार यात्रा की वजह से बिल काफी थक चुका था, लेकिन लिली के लिए यह किसी सपने के पूरा होने जैसा था। वह पूरे उत्साह के साथ अपने कैमरे में इस सफर के हर पल को कैद कर रही थी, ताकि इस अनोखे अभियान की कोई भी याद छूट न जाए। धीरे धीरे उसे एहसास होने लगा कि फ्रैंक सिर्फ मजाक करने वाला गाइड नहीं है, बल्कि उसे अमेज़न के बारे में उम्मीद से कहीं ज्यादा जानकारी है। वहीं दूसरी तरफ फ्रैंक भी लिली की हिम्मत और उसके जिद्दी स्वभाव
बहाव से प्रभावित होने लगा था। यात्रा के दौरान लिली के मन में एक नया विचार आया। नक्शे को ध्यान से देखने के बाद उसने अंदाजा लगाया कि अगर वे दूसरा रास्ता चुने तो काफी समय बचाया जा सकता है। हालांकि परेशानी यह थी कि उस रास्ते को बेहद खतरनाक माना जाता था। फ्रैंक ने उसे समझाने की पूरी कोशिश की। उसने चेतावनी दी कि वहाँ पानी का बहाव बहुत तेज है और एक छोटी सी चूक भी सबकी जान खतरे में डाल सकती है। लेकिन लिली अपने फैसले से पीछे हटने को तैयार नहीं थी। आखिरकार फ्रैंक को उसकी बात माननी पड़ी। रात होने पर उन्होंने अपनी बोट किनारे रोक दी। बिल आराम करने चला गया, जबकि फ्रैंक और लिली डेक पर बैठकर बातें करने लगे। पहली बार दोनों एक दूसरे के बारे में खुलकर बात कर रहे थे। लेकिन तभी बिल के साथ एक अजीब घटना हो गई। उसकी नजर एक जैगुआर पर पड़ी जो चुपचाप बोट तक पहुंच चुका था। उसे लगा कि अब उसका बचना नामुमकिन है। डर के मारे वह वहीं का वहीं खड़ा रह गया। मगर असली हैरानी तो तब हुई जब फ्रैंक बिल्कुल भी नहीं घबराया। उसने बड़े आराम से उस जैगुआर को आवाज दी और अगले ही पल वह खतरनाक जानवर बिल पर हमला करने के बजाय प्यार से उसका चेहरा चाटने लगा। पता चला कि इस जैगुआर का नाम सैली है और वह कोई जंगली जानवर नहीं बल्कि फ्रैंक की पालतू साथी है। इसके बाद ये तीनों उसी रास्ते पर आगे बढ़ते हैं जिसे फ्रैंक शुरुआत से ही बेहद खतरनाक बता रहा था। जल्द ही उनकी बोट एक ऐसे इलाके में पहुंच गई जहां नदी का बहाव पूरी तरह बेकाबू था। चारों ओर ऊंची चट्टानें खड़ी थीं और उफनता हुआ पानी किसी दहाड़ते हुए दानव की तरह गूंज रहा था। कई बार ऐसा लगा कि उनकी बोट किसी भी पल पलट जाएगी, लेकिन फ्रैंक ने अपनी पूरी काबिलियत झोंक दी। आखिरकार वह सभी को सुरक्षित उस खतरनाक इलाके से बाहर निकाल लाया। इस मुश्किल सफर के बाद फ्रैंक और बिल इंजन के लिए लकड़ियां इकट्ठा करने निकल गए। तभी बिल ने अपने दिल की एक ऐसी बात बताई जो उसने बहुत कम लोगों के साथ साझा की थी। उसने कहा कि वह लिली की तरह निडर और रोमांच पसंद इंसान नहीं है, लेकिन जब उसकी जिंदगी के सबसे कठिन दिनों में लगभग सभी लोगों ने उससे दूरी बना ली थी, तब सिर्फ लिली ही उसके साथ खड़ी रही। यही कारण था कि आज वह अपनी बहन के लिए दुनिया के किसी भी कोने तक जाने को तैयार था। उधर लिली को फ्रैंक के केबिन में कुछ पुराने नक्शे और दस्तावेज मिले जिन्होंने उसे हैरान कर दिया। उन कागजों को देखकर साफ पता चल रहा था कि फ्रैंक भी कभी टीयर्स ऑफ द मून की खोज में निकल चुका था। जब लिली ने उससे इस बारे में पूछा तो फ्रैंक ने सच स्वीकार कर लिया। उसने बताया कि सालों पहले वह भी उसी रहस्य के पीछे भागा था, लेकिन उसे कभी सफलता नहीं मिली। इससे पहले कि वह उससे और सवाल कर पाती, अचानक जंगल में रहने वाली एक ट्राइब ने उन्हें घेर लिया। हथियारों से लैस ये लोग काफी खतरनाक दिखाई दे रहे थे। तभी फ्रैंक उनके और ट्राइब के मुखिया के बीच ट्रांसलेटर की भूमिका निभाने लगा। शुरुआत में सब कुछ बिल्कुल असली लग रहा था, लेकिन धीरे धीरे सच्चाई सामने आने लगी। दरअसल यह पूरी ट्राइब फ्रैंक के पुराने खेल का हिस्सा थी। वह सालों से टूरिस्टों को डराने और रोमांच का एहसास दिलाने के लिए इन लोगों की मदद लेता आ रहा था। लेकिन इस बार हालात अलग थे। जब लिली ने एरोहेड पर बने निशानों के बारे में पूछा तो मुखिया ने उसे एक बेहद महत्वपूर्ण संकेत दिया। उसने कहा कि टीयर्स ऑफ द मून तक पहुंचने के लिए उन्हें पानी को पत्थर में बदलना होगा और एक टूटे हुए दिल को फिर से जोड़ना होगा। उसने कहा कि उन्हें उस सांप का पीछा करना होगा जो अपनी ही पूंछ को काट रहा है। जैसे ही लिली ने यह निशान अपने नक्शे पर देखा, उसे महसूस हुआ कि वह अपनी मंजिल के बेहद करीब पहुंच चुकी है। अब उसे लगने लगा था कि आगे का रास्ता वह बिना फ्रैंक की मदद के भी तय कर सकती है। इसीलिए उसने उसका बाकी भुगतान किया और अपने दम पर आगे बढ़ने का फैसला कर लिया। लेकिन उसी रात सब कुछ बदल गया। अंधेरे का फायदा उठाकर श्रापित योद्धाओं ने गांव पर हमला कर दिया। उनका लक्ष्य सिर्फ एक था, एरोहेड को अपने कब्जे में लेना। अगले ही पल पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। फ्रैंक, लिली और बिल अलग अलग दुश्मनों से जूझने लगे। इसी दौरान एग्वेरे के एक साथी ने मौका पाकर लिली के गले से एरोहेड छीन लिया और उसे अपने सरदार के पास पहुंचा दिया। एरोहेड हाथ लगते ही एग्वेरे वहां से भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन फ्रैंक ने उसका रास्ता रोक लिया। देखते ही देखते दोनों के बीच एक जबरदस्त लड़ाई शुरू हो गई। मुकाबले के दौरान एग्वेरे ने फ्रैंक के सीने में चाकू घोंप दिया। आखिरी पल में उसने एरोहेड वापस छीन लिया और उसे लिली की तरफ फेंक दिया। अगली सुबह लिली ने देखा फ्रैंक उसके सामने बिल्कुल सही सलामत खड़ा था, जबकि उसकी पीठ में अब भी वही चाकू धंसा हुआ था। अब उसके पास सच छुपाने का कोई कारण नहीं बचा था। फ्रैंक कोई साधारण इंसान नहीं था। वह उन्हीं स्पेनिश खोजियों में से एक था जो करीब 400 साल पहले एग्वेरे के साथ अमेज़न आए थे। ये सच सुनकर लिली पूरी तरह हैरान रह गई। फ्रैंक ने बताया कि कई सदियों पहले वह एग्वेरे का सबसे भरोसेमंद साथी हुआ करता था। जब एग्वेरे अपनी बीमार बेटी को बचाने के लिए टीयर्स ऑफ द मून की तलाश में निकला था, तब फ्रैंक भी उसके साथ था। उस वक्त एग्वेरे कोई निर्दयी इंसान नहीं था। वह सिर्फ एक मजबूर पिता था जो अपनी बेटी की जान बचाने के लिए हर खतरा उठाने को तैयार था। इसी यात्रा के दौरान फ्रैंक ने अमेज़न के कई नक्शे तैयार किए थे, यहाँ तक कि आज लिली जिस नक्शे का सहारा लेकर आगे बढ़ रही थी वह भी उसी की बनाई हुई निशानी थी। लेकिन जैसे जैसे उनका सफर आगे बढ़ता गया, एग्वेरे की मजबूरी
मजबूरी धीरे धीरे लालच में बदलने लगी। जब जंगल के रक्षकों ने उनकी जान बचाई तब उसने उन्हीं लोगों के साथ विश्वासघात करने का फैसला कर लिया। फ्रैंक ने उसे समझाने और रोकने की पूरी कोशिश की, लेकिन एग्विरे किसी की बात सुनने को तैयार नहीं था। आखिरकार फ्रैंक ने उसका साथ छोड़ दिया और रक्षकों की मदद करने लगा। उसी दौरान एरोहेड को सुरक्षित बचा लिया गया। हालांकि जाते जाते रक्षकों ने एग्विरे और उसके साथियों को एक भयानक श्राप दे दिया। इसके बाद कई सदियां गुजर गईं और फ्रैंक व एग्विरे एक दूसरे के सबसे बड़े दुश्मन बने रहे। आखिर में फ्रैंक ने अपनी चतुराई से एग्विरे और उसके साथियों को ऐसी जगह कैद कर दिया जहां से निकल पाना उनके लिए नामुमकिन था। अपनी कहानी सुनाने के बाद फ्रैंक ने कहा कि इन 400 सालों में उसने कई बार टीयर्स ऑफ द मून की तलाश की, लेकिन हर बार उसे सिर्फ निराशा ही मिली। आखिरकार उसने उम्मीद छोड़ दी और एक साधारण टूर गाइड की जिंदगी जीने लगा। दूसरी तरफ प्रिंस जुआकिम की सबमरीन उस जगह तक पहुंच गई जहां बिल अकेला रह गया था। प्रिंस ने बिना देर किए उसे कैद कर लिया। काफी दबाव और पूछताछ के बाद बिल को मजबूर होकर नक्शे में वह स्थान दिखाना पड़ा जहां लिली और फ्रैंक जा रहे थे। कुछ समय बाद दोनों एक ऐसी जगह पहुंचे जहां आगे कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। चारों तरफ ऊंची चट्टानें खड़ी थीं और ऐसा लग रहा था मानो नदी वहीं आकर खत्म हो गई हो। लेकिन तभी लिली को एरोहेड पर लिखा हुआ संकेत याद आया। पानी को पत्थर में बदलना होगा। उसी पल उसे यकीन हो गया कि वे आखिरकार उस जगह तक पहुंच चुके हैं जिसकी तलाश उन्हें इतने समय से थी। तभी फ्रैंक पानी में नीचे जाकर आसपास की जांच करने लगता है। नदी की गहराई में उसे एक प्राचीन संरचना दिखाई देती है जिसके भीतर एक पुराना लीवर छिपा हुआ था, लेकिन वहां तक पहुंचने का रास्ता इतना संकरा था कि फ्रैंक उसके अंदर नहीं जा सकता था। अब यह जिम्मेदारी लिली के कंधों पर आ गई, लेकिन असली मुश्किल यह थी कि लिली को तैरना तक नहीं आता था। फिर भी मंजिल को इतना करीब देखकर उसने अपने डर को पीछे छोड़ दिया और फ्रैंक के साथ पानी के भीतर उतर गई। जैसे ही लिली ने पूरी ताकत लगाकर उस प्राचीन लीवर को नीचे दबाया, अगले ही पल आसपास का पानी तेजी से निकलने लगा। जब दोनों सुरक्षित बाहर निकले तो उनके सामने एक छिपी हुई घाटी फैली हुई थी। चारों ओर विशाल चट्टानें खड़ी थीं और बीच में एक ऐसा रास्ता दिखाई दे रहा था जहां शायद सदियों से कोई इंसान नहीं पहुंचा था। लिली और फ्रैंक समझ चुके थे कि उनकी मंजिल अब ज्यादा दूर नहीं है, लेकिन उनकी यह खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिक सकी। प्रिंस जुआकिम भी वहां पहुंच चुका था और उसके साथ कैद किया गया बिल भी मौजूद था। अपने भाई को उस हालत में देखकर लिली का चेहरा उतर गया। प्रिंस जुआकिम की निगरानी में फ्रैंक, लिली और बिल उस रहस्यमयी गुफा के भीतर पहुंचे जहां टीयर्स ऑफ द मून होने की उम्मीद थी, लेकिन वहां का नजारा देखकर सभी हैरान रह गए। उनके सामने खड़ा पेड़ पूरी तरह सूखा हुआ था। हालांकि प्रिंस को पूरा विश्वास था कि इस पेड़ को दोबारा जीवित किया जा सकता है, इसीलिए उसने एरोहेड फ्रैंक को सौंप दिया और उसे उस रहस्य को सुलझाने का आदेश दिया। मजबूरी में लिली भी उसकी मदद करने लगी। दोनों ने एरोहेड पर बने निशानों को ध्यान से समझना शुरू किया। तभी उन्हें एक चौंकाने वाली सच्चाई का पता चला जिसे वे अब तक एरोहेड समझ रहे थे। वह दरअसल एक टूटा हुआ दिल था। यही वह रहस्य था जिसका जिक्र भविष्यवाणी में किया गया था। जैसे ही उस दिल को अलग किया गया, उसके भीतर छिपा एक जादुई टुकड़ा बाहर आ गया। फिर उस टुकड़े को एक खास स्थान पर रखा गया और टूटे हुए दिल को दोबारा जोड़ दिया गया। अगले ही पल पूरी गुफा कांप उठी। ऊपर से चांदनी की किरणें अंदर आने लगी और सदियों से सूखा पड़ा पेड़ धीरे धीरे फिर से जीवित होने लगा। उसकी शाखाओं पर फूल खिलने लगे और कुछ ही पलों में पूरा पेड़ चमकती हुई रोशनी से जगमगा उठा। तभी लिली ने ऐसा कदम उठाया जिसकी वहां मौजूद किसी को उम्मीद नहीं थी। उसने फ्रैंक को गोली मार दी और वह गहरी खाई में जा गिरा। उसी समय प्रिंस ने अपने आदमियों को आदेश दिया कि क्राइंग मून खत्म होने से पहले जितनी ज्यादा हो सके उतनी पंखुड़ियां इकट्ठा कर ली जाएं। अब वहां मौजूद हर व्यक्ति उस जादुई शक्ति को अपने कब्जे में करना चाहता था। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि गहरी खाई में गिरने के बावजूद फ्रैंक अब भी जिंदा था। लिली जानती थी कि उसके पास वक्त बहुत कम है, इसलिए वह बिना समय गंवाए तेजी से उस पेड़ पर चढ़ने लगी। कई मुश्किलों का सामना करने के बाद आखिरकार लिली उस जादुई पेड़ से एक पंखुड़ी तोड़ने में सफल हो गई। पंखुड़ी हाथ में आते ही उसने राहत की सांस ली, लेकिन तभी उसके सामने प्रिंस जुआकिम आ खड़ा हुआ। उसने लिली को धमकाते हुए वह पंखुड़ी अपने हवाले करने को कहा, लेकिन तभी जादुई पेड़ टूटना शुरू हो चुका था और चारों तरफ अफरा तफरी फैल गई। इस भगदड़ में लिली का संतुलन बिगड़ गया और वह कीमती पंखुड़ी उसके हाथ से छूट गई। नीचे मौजूद फ्रैंक ने छलांग लगाई और सही मौके पर उसे अपने कब्जे में ले लिया। मगर असली खतरा अभी खत्म नहीं हुआ था। अगले ही पल श्रापित योद्धा भी वहां पहुंच गए। फ्रैंक पंखुड़ी हाथ में लेकर
अपनी स्टीम बोट की तरफ दौड़ पड़ा और सभी श्रापित योद्धा उसके पीछे निकल पड़े। लिली और बिल दूर खड़े यह सब देख रहे थे। उधर लिली को अचानक फ्रैंक की असली योजना समझ आ गई। वह अपनी बोट को उस प्राचीन संरचना की ओर इसलिए ले जा रहा था ताकि नदी का बहाव बदला जा सके। अगर पानी वहां से हट जाता तो एग्विरे और उसके साथी नदी से पूरी तरह कट जाते और उनका श्राप उन्हें हमेशा के लिए पत्थर में बदल देता। दूसरी तरफ प्रिंस जोआकिम का लालच ही उसकी बर्बादी का कारण बन गया। जिस शक्ति को पाने के लिए उसने इतने लोगों की जिंदगी दांव पर लगा दी थी, वही उसके अंत की वजह बन गई। आखिर में फ्रैंक की योजना सफल हो गई। नदी का रास्ता बदल गया और एग्विरे अपने साथियों समेत धीरे धीरे पत्थर में बदलने लगा। लेकिन उसी जगह होने के कारण फ्रैंक भी इस श्राप से नहीं बच सका। कुछ ही पलों में वह एक बेजान पत्थर की मूर्ति बन चुका था। लिली कुछ देर तक उसके सामने खामोश खड़ी रही। फिर उसे याद आया कि उसके पास अब भी टीयर्स ऑफ द मून की वह अनमोल पंखुड़ी मौजूद है। बिना देर किए उसने वह पंखुड़ी फ्रैंक पर इस्तेमाल कर दी। देखते ही देखते फ्रैंक का शरीर फिर से इंसानी रूप लेने लगा। अब वह सिर्फ जीवित नहीं हुआ था बल्कि पहली बार सचमुच एक सामान्य इंसान बन गया था। कुछ समय बाद कहानी हमें फिर से लंदन ले आती है। लिली और बिल अपनी खोज के सबूत पूरी दुनिया के सामने पेश करते हैं। अब लोग उनकी बातों को किसी कल्पना या पुरानी कहानी की तरह नहीं देखते थे। कहानी के अंत में फ्रैंक और लिली का रिश्ता सिर्फ दोस्ती तक सीमित नहीं रहा था। इस लंबे, खतरनाक और यादगार सफर ने दोनों को एक दूसरे के बेहद करीब ला दिया था। इसी के साथ यह शानदार कहानी अपने अंत तक पहुंच जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।